हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे सितंबर महीने के थर्ड वीक की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम लोग 15 से लेकर के 21 सितंबर के बीच में करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने 2 वीकली वीडियोस के अंदर 1 से लेकर के 14 सितंबर के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने थे उनको ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज की ये वीडियो सितंबर महीने के थर्ड वीक की वीडियो है, जिसमें हम लोग इस हफ्ते से 50 से भी ज़्यादा सबसे बेस्ट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो आपको बस इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखना है, फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देखते ही कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत का पहला यूपीआई एटीएम कहां पर लॉन्च किया गया है? तो देश का पहला यूपीआई एटीएम हाल ही में लॉन्च किया गया है मुंबई शहर के अंदर। यहाँ पर आप इस एटीएम को देख भी सकते हैं। अब क्योंकि ये एक यूपीआई एटीएम है तो इसमें आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप किसी भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके इस एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मुंबई में इसको कौन सी कंपनी ने इंस्टॉल किया है? तो आपको बता दूं कि इसको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत का एनपीसीआई है, इसने जापान की एक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज के सहयोग से लगाया है। फिर से बता देता हूँ, भारत की नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई, इसने जापान की हिताची पेमेंट सर्विसेज के सहयोग से मुंबई में भारत का पहला यूपीआई एटीएम इंस्टॉल किया है। तो इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है। अब आगे देखते हैं। नोबेल फाउंडेशन ने 2023 के नोबेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल नोबेल पुरस्कार जो है ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इस बार के जो नोबेल पुरस्कार हैं ये अक्टूबर महीने में अनाउंस होने वाले हैं और इस बार के नोबेल पुरस्कार में 11 मिलियन करोड़ पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाएंगे। इससे पहले तक ही ये राशि स्वीडिश मुद्रा में 10 मिलियन करोड़ थी, लेकिन इस बार इसको बढ़ा करके 11 मिलियन करोड़ कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं कि जो नोबेल पुरस्कार हैं ये इनकी शुरुआत 1901 के अंदर हुई थी, यानी कि 1901 के अंदर पहली बार दिए गए थे और ये टोटल 6 फील्ड में दिए जाते हैं। फिर इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले चरण का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका सही उत्तर है द्वारका, नई दिल्ली। नई दिल्ली के द्वारका में जो भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर बनाया गया है, इसको नाम दिया गया है यशोभूमि। और ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को इस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। इसी तरीके से आपको पता होगा कुछ दिनों पहले नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम नाम से एक कन्वेंशन सेंटर भी लॉन्च किया गया था, जिसमें इस बार का G20 सम्मेलन भी हुआ था। तो यशोभूमि कहाँ पर है? नई दिल्ली के द्वारका में। फिर इसके बाद अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। आपको बताना है कि इसका क्या नाम है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की एक 108 फीट ऊंची स्टैचू का अनावरण किया गया है, जो कि आदि शंकराचार्य की दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है। ये जो स्टैचू बनाई गई है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। कहाँ पर बनाई गई है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। वहाँ पर ओंकार पर्वत है और वहीं पर इसको स्थापित किया गया है। इसमें आदि शंकराचार्य को 12 साल की उम्र में दिखाया गया है। तो सवाल में यहाँ पर यह पूछा गया है कि इस मूर्ति को क्या नाम दिया गया है? इस मूर्ति को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ वननेस, यानी कि एकात्मकता की प्रतिमा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 21 सितंबर को इस स्टैचू का अनावरण किया है। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। आपको बताना है कि एशिया कप 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो एशिया कप 2023 जो है ये क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है, जो कि हाल ही में आयोजित किया गया था 2 कंट्रीज में, यानी कि 2 कंट्रीज ने इसको मिलकर के होस्ट किया है। एक तो पाकिस्तान और दूसरा कंट्री है श्रीलंका। पाकिस्तान और श्रीलंका। लेकिन सवाल में यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसको जीता किसने है? तो इसको जीता है अपने भारत देश ने।
भारत ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को हरा दिया था और इस तरीके से भारत ने एशिया कप को 8वीं बार जीता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। अब ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बताना है कि एशिया कप 2023 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया। तो अभी जो एशिया कप हुआ है उसके फाइनल मैच में भारत के मोहम्मद सिराज को उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर ये क्वेश्चन भी एशिया कप के बारे में ही है। यहाँ पर आपको बताना है एशिया कप 2023 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुलदीप यादव। किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का जो खिताब होता है ये पूरे टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट खिलाड़ी को दिया जाता है। तो एशिया कप 2023 में ये पुरस्कार दिया गया है भारत के कुलदीप यादव को। ये भारत के एक मशहूर स्पिनर हैं और इन्होंने इस बार के पूरे टूर्नामेंट के दौरान 5 मैचों में कुल 9 विकेट लिए थे। तो इनको मिला है मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड। अब क्योंकि एशिया कप 2023 का समापन हो चुका है तो इसके बारे में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो क्रिकेट में इस बार का जो एशिया कप हुआ है ये इसका 16वां संस्करण था जो कि 30 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक आयोजित किया गया। इसको 2 कंट्रीज ने मिलकर के होस्ट किया था, एक तो पाकिस्तान और दूसरा श्रीलंका। पाकिस्तान और श्रीलंका, इसमें टोटल 6 टीमें शामिल हुई थी जिसमें भारत भी था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो इस बार का चैंपियन बना है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। यहाँ पर श्रीलंका जो है वो उप विजेता रहा है क्योंकि भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराया था। फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया है भारत के मशहूर स्पिनर कुलदीप यादव को। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे तो इस बार के एशिया कप के पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाए थे भारत के शुभमन गिल ने। इन्होंने टोटल 302 रन बनाए थे। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे अगर हम ये देखें तो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं मथीसा पथिराना। इन्होंने सबसे ज्यादा 11 विकेट लिए थे एशिया कप के अंदर। तो इस टूर्नामेंट के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आगे देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है। यहाँ पर आपको बताना है कि HDFC बैंक के MD और CEO के रूप में किसे 3 साल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। तो HDFC बैंक जो है ये भारत की एक प्रमुख निजी बैंक है और इसके वर्तमान MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। तो इन्हीं को हाल ही में एक बार फिर से 3 साल के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक भारत की प्राइवेट बैंक है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर स्थित है। जल शक्ति मंत्रालय ने 14 और 15 सितंबर को कौन से स्थान पर बांध सुरक्षा पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। तो हाल ही में डैम सेफ्टी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है जिसको भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने आयोजित किया है। ये सम्मेलन राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर हुआ था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया था तो याद रखिए इसका उद्घाटन किया था भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं। इसकी थीम रखी गई है एंश्योरिंग नेशंस प्रॉस्पेरिटी थ्रू सेफ एंड सिक्योर डैम्स। फिर इसी तरीके से हाल ही में एक और सम्मेलन हुआ है, तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। आपको बताना है कि ये 14 और 15 सितंबर को कौन से शहर में आयोजित किया गया। तो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो होता है ये हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। इस बार इसका तीसरा सम्मेलन हुआ है जो कि पुणे महाराष्ट्र के अंदर आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसा कि आप जानते हैं 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस भारत में होता है तो उसी अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज से है। आपको बताना है कि भारत में किसकी जयंती को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इंजीनियर दिवस जो है ये भारत के अंदर हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 15 सितंबर को ही भारत के महान सिविल इंजीनियर M विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है। आपको बता दूं कि M विश्वेश्वरैया जो है इनका जन्म कर्नाटक में 15 सितंबर 1861 को हुआ था। तो इसी कारण से हर साल 15 सितंबर के दिन भारत में इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया जो है ये भारत में होने वाली एक सौंदर्य प्रतियोगिता है और इसका जो भी विनर होता है वो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता होती है उसमें भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो इस बार जो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 हुई है इसमें विजेता बनी है राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली प्रवीणा अंजना।
प्रवीणा अंजना, जो कि राजस्थान के उदयपुर की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस तरीके से अक्टूबर महीने के अंदर जापान में जो मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता होने वाली है उसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। फिर ये क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, तो यहाँ पर मैंने इसको एक साथ ही कवर कर दिया है। आपको बताना है कि मिस दिवा यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। तो मिस दिवा यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता जो होती है ये भी भारत के अंदर होने वाली एक सौंदर्य प्रतियोगिता है और इसको जीता है चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने। चंडीगढ़ की ये रहने वाली है, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इस साल विश्व स्तर की जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी उसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। इस बार की जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होने वाली है वो नवंबर महीने के अंदर अल सल्वाडोर के अंदर आयोजित की जाएगी। कहाँ पर होगी? अल सल्वाडोर में। यहाँ पर आपको बता दूं कि कुछ समय पहले इसी तरीके से मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रतियोगिता भी हुई थी, जिसको राजस्थान के सीकर की रहने वाली प्रियन सेन ने जीता था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा है। तो प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता था और वो वियतनाम में होने वाली मिस अर्थ प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इन तीनों के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है, एक जैसे हैं और ऐसे ही आपको इनको याद रखना है। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 15 सितंबर 2023 को किस शहर में आखिरी डीजल से चलने वाली डबल डेकर बस रिटायर हुई। तो इसका सही उत्तर है मुंबई। ये जो डबल डेकर बस है, डीजल से चलने वाली डबल डेकर बसें हैं, ये भारत की आज़ादी से भी काफ़ी समय पहले से मुंबई की सड़कों पर चल रही थी। हालांकि अब इन बसों को बैटरी से चलने वाली डबल डेकर बसों से रिप्लेस कर दिया गया है और इस तरीके से हाल ही में 15 सितंबर के दिन आखिरी डीजल से चलने वाली डबल डेकर बस भी रिटायर हो गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मुंबई। निम्न में से कौन से राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को ओडिशा सरकार ने शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने 15 सितंबर को यहाँ की माताओं, किशोरियों और बच्चों के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। तो इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत यहाँ पर जो लड़कियां हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो कुपोषित बच्चे हैं, उनको पोषण से भरपूर भोजन दिया जाएगा। तो याद रखिए, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को शुरू किया है ओडिशा राज्य की सरकार ने। 15 सितंबर 2023 को लातविया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लातविया जो है ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है और हाल ही में यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है एविका सेलिना को। एविका सेलिना, यहाँ पर आपको बता दूं कि जो एविका सेलिना है ये लातविया कंट्री की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। लातविया देश की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है रीगा और ये उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दुनिया भर में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम रखी गई है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। देन ये क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि 17 सितंबर को पीएम मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो हाल ही में 17 सितंबर 2023 को इस बार विश्वकर्मा जयंती थी और इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के कारीगर और शिल्पकारों के उत्थान के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया है जिसका नाम रखा गया है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इस पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो याद रखिए, भारत की कैबिनेट ने इस योजना के लिए अगले 5 साल में 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, यानी कि अगले 5 सालों में इस पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर मैंने इस योजना से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना को पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लॉन्च किया। ये योजना भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो कारीगर और शिल्पकार हैं उनकी हेल्प करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना में आप देख सकते हैं अभी के लिए शुरुआत में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है, जिसमें बढ़ई, नाई, लोहार, सुनार, कुम्हार ऐसे जो 18 पारंपरिक व्यवसाय हैं उनको शामिल किया गया है। अभी मैं आपको इसकी पूरी लिस्ट भी दिखा दूंगा। इस योजना के अंतर्गत इन कारीगरों और शिल्पकारों को
पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, यानी कि इनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और उनको आईडी भी दी जाएगी। इस योजना में जो लाभार्थी हैं वो 5% की इंटरेस्ट रेट पर 3 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं। इसमें शुरुआत में उनको अपना कारोबार शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा और आगे चल करके उनको अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए 2 लाख रुपए का लोन दूसरी किस्त में मिल सकता है। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर 3 लाख रुपए का लोन ले सकता है, जिस पर 5% इंटरेस्ट रेट देना होगा। इस योजना में आप देख सकते हैं कौशल विकास भी किया जाएगा। इन 18 पारंपरिक व्यवसाय में लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान उनको पैसे भी दिए जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैबिनेट ने 5 सालों के लिए इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है, तो ये आपको नहीं भूलना है। तो इस योजना के बारे में ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप उन सभी व्यवसायों की लिस्ट देख सकते हैं। टोटल 18 व्यवसायों को शुरुआत में इस योजना के अंदर शामिल किया गया है। भारत की किस कंपनी ने स्मैश नाम से लैपटॉप और माइक्रो पीसी लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ITI लिमिटेड। ITI लिमिटेड जो कंपनी है ये भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है और इसी ने हाल ही में इंटेल कंपनी के साथ में मिलकर के लैपटॉप और माइक्रो पीसी लॉन्च किया है और इस लैपटॉप और माइक्रो पीसी को ब्रांड नेम दिया गया है स्मैश। तो स्मैश नाम से लैपटॉप और माइक्रो पीसी किसने लॉन्च किया है? ITI लिमिटेड ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहां पर किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली। हाल ही में किसानों के अधिकारों पर चर्चा करने के लिए पहली बार एक वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था और ये वैश्विक संगोष्ठी जो है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका उद्घाटन किसने किया तो क्वेश्चन में ही लिखा है इसका उद्घाटन किया था भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और आपको बता दूं कि इसमें 59 कंट्रीज के वैज्ञानिकों और किसानों ने पार्टिसिपेट किया था। देश का पहला भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर कौन से शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। हाल ही में बेंगलुरु शहर के अंदर भारत का पहला भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है, यानी कि ये जो पावर ट्रांसफार्मर है इसको धरती के नीचे अंडरग्राउंड इंस्टॉल किया गया है। इस पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता है 500 किलो वोल्ट एम्पियर, 500 kVA। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने स्थापित किया है तो बेंगलुरु के अंदर जो बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड है, जिसको बेस्कॉम बोला जाता है, उसने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के साथ में मिल करके इसको बेंगलुरु में स्थापित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन से देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है? तो दुनिया का पहला पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल हाल ही में लॉन्च किया गया है भारत देश के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को नाम दिया गया है आरोग्य मैत्री क्यूब। आरोग्य मैत्री क्यूब। अब क्योंकि ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है तो इसको जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट करके किसी दूसरी जगह पर भी पहुंचाया जा सकता है और दूसरी जगह पर इसको 72 क्यूब्स में असेंबल किया जा सकता है। इन क्यूब्स में आवश्यक चिकित्सा उपकरण भी होंगे और दूसरी सप्लाईज भी होंगी। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये किसी भी प्राकृतिक आपदा या फिर किसी संकट के दौरान 48 आवर्स तक 200 लोगों की जान बचा सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इसको प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत इसको भारत में स्वदेशी रूप से बनाया गया है। फिर ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से राज्य में स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र आयोजित किया गया था। जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसका 45th सेशन हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ था और उसी दौरान ये डिसाइड किया गया कि भारत के 2 साइट्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाए। तो भारत के 2 ऐसे साइट्स हैं जिनको इस साल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये 2 कौन कौन से हैं? एक तो है पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन और दूसरा है कर्नाटक में जो होयसला मंदिरों का समूह है, उसको भी यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि शांति निकेतन जिसको हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम बंगाल।
तो शांति निकेतन जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसको 1863 के अंदर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पिताजी थे यानी कि महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक आश्रम के रूप में शुरुआत में इसको शुरू किया था और फिर बाद में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 के अंदर शांति निकेतन में एक छोटा सा स्कूल स्थापित किया था। बाद में इसी को 1921 के अंदर विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया। तो शांति निकेतन ये जो नगर है पश्चिम बंगाल में हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है और ये भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल है। इसी तरीके से यहाँ पर अगला सवाल है कि कौन से राज्य के अंदर स्थित होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो होयसला मंदिरों का जो समूह है ये कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है और इसको 12वीं-13वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। तो होयसला मंदिरों का ये जो समूह है इसको हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है और ये पूरे भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल है। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि भारत की 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, तो आपको बताना है होयसला के टेम्पल्स। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ कौन से स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा? यानी कि आपको यहाँ पर यह बताना है कि भारत का जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो इनमें से कौन सी जगह पर दुनिया की हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड का निर्माण करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि न्योमा लद्दाख। लद्दाख के न्योमा के अंदर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया जाएगा। ये 2.7 किलोमीटर लंबा कंक्रीट से बना रनवे होगा जिसके जरिए जरूरत पड़ने पर चीन की सीमा के आसपास सैनिकों और दूसरी सप्लाईज को जल्दी से पहुंचाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर बनाया जाएगा? लद्दाख के न्योमा में। इसको 13,700 की फीट की ऊंचाई पर बनाया जाएगा, इसीलिए इसको पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बोला गया है। मध्य प्रदेश में देश के पहले सौर शहर सांची का उद्घाटन किसने किया है? तो मध्य प्रदेश का जो सांची शहर है आपको पता होगा ये एक विश्व धरोहर स्थल भी है। तो अब ये सांची शहर जो है ये भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सोलर सिटी का उद्घाटन किया है। सांची शहर में इसके लिए रेलवे स्टेशनों, स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और जो डाकघर हैं ऐसे सभी संस्थानों के छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर एनर्जी की जो नीड है उसको सोलर एनर्जी से पूरा किया जा सके। ऐसे ही आपको पता होगा गुजरात का एक गांव है मोढेरा। गुजरात का जो मोढेरा गांव है ये पूरे भारत का पहला सोलर विलेज बना था, यानी कि ये सोलर एनर्जी से ये गांव जो है वो चलता है। अब अगला सवाल देखते हैं। 14 सितंबर 2023 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि भारतीय मूल के जो थर्मन शनमुगरत्नम हैं इन्होंने हाल ही में सिंगापुर देश के अंदर राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया था और अभी 14 सितंबर को इन्होंने वहां पर राष्ट्रपति के रूप में शपथ भी ले ली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मन शनमुगरत्नम। सिंगापुर की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। यहाँ की राजधानी सिंगापुर सिटी है और यहाँ की करेंसी है डॉलर। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रयागराज पुलिस के द्वारा शुरू किए गए सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में प्रयागराज शहर की पुलिस ने सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका मेन मकसद है कि यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं यानी कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनको आपात सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो ऑप्शंस के हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वरिष्ठ नागरिकों को आपात सेवाएं प्रदान करना। नवीनतम आईसीसी रैंकिंग में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम तीनों प्रारूपों में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अपना भारत देश। तो हाल ही में आईसीसी ने यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट में लेटेस्ट रैंकिंग जारी की है और इसमें तीनों ही फॉर्मेट में भारत की टीम जो है वो शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। ये दूसरी बार है कि जब एक ही टीम एक ही टाइम पर जो किसी भी कंट्री की टीम है वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बन गई है। इससे पहले अगस्त 2012 में दक्षिण अफ्रीका की जो टीम थी वो एक साथ तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर पहुंच गई थी। ऐसे ही अब भारत जो है वो आज के समय दुनिया की बेस्ट टीम है तीनों ही फॉर्मेट में, ओडीआई, टेस्ट और T20 तीनों में। यहाँ पर मैं आपको इसको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों ही फॉर्मेट में भारत की जो टीम है वो अभी के समय नंबर 1 पर है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए अगला सवाल पूछा गया है कि नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज कौन बने हैं?
तो आईसीसी ने हाल ही में ओडीआई फॉर्मेट में इंडिविजुअल खिलाड़ियों की रैंकिंग भी जारी की है और इसमें गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत के जो मोहम्मद सिराज हैं वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद सिराज हैं इन्होंने हाल ही में एशिया कप के फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके चलते इनको मैन ऑफ द मैच फाइनल में भी डिक्लेयर किया गया था। फाइनल में इनको मैन ऑफ द मैच बनाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिवसीय क्रिकेट में दुनिया के जो बेस्ट बैट्समैन हैं वो है पाकिस्तान के बाबर आजम। बेस्ट बॉलर की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया दुनिया के बेस्ट बॉलर बन गए हैं भारत के मोहम्मद सिराज। और बेस्ट ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन है तो वो है बांग्लादेश के शाकिब अल हसन। फिर इसके बाद अगला सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो होता है ये हमारे वायुमंडल में मौजूद जो ओजोन परत है उसके महत्व के बारे में और उसकी कमी के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। आप सभी जानते हैं कि जो ओजोन लेयर है ये हमको सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है और इसके लिए एक समझौता भी हुआ था जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी कारण से यह दिवस 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। इस बार की वर्ल्ड ओजोन डे की थीम रखी गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। फिर इसके बाद अगला सवाल है, भारतीय फुटबॉल टीम के लिए वैश्विक भागीदार और आधिकारिक एयरलाइन कौन सी बन गई है? इसका सही उत्तर है इंडिगो। हाल ही में इंडिगो एयरलाइन भारत की फुटबॉल टीम के लिए ग्लोबल पार्टनर और ऑफिशियल एयरलाइन बन गई है। आपको बता दूं कि इसके लिए जो भारत का फुटबॉल महासंघ है यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसने इंडिगो एयरलाइन के साथ में 1 साल के लिए साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। एयर इंडिया ने कितने प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो हाल ही में एयर इंडिया ने भारत के 16 मेजर एयरपोर्ट्स के ऊपर प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है। ये जो प्रोजेक्ट अभिनंदन है इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को एयरपोर्ट्स पर एक बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा? इस प्रोजेक्ट के तहत एयर इंडिया ने जो एयरपोर्ट्स हैं इनके ऊपर कुछ ट्रेंड अधिकारियों को तैनात किया है जो कि यात्रियों को उनकी हर संभव हेल्प करेंगे। किसी भी तरह की उनको समस्या आती है तो ये जो ट्रेंड अधिकारी हैं वो उनकी हेल्प करेंगे। तो एयर इंडिया ने भारत के 16 एयरपोर्ट्स पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। देन इसके बाद ये क्वेश्चन बैंकिंग से है। आपको बताना है कि फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने % पर बरकरार रखा है? तो फिच रेटिंग्स जो कि अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान है वो 6.3% पर बरकरार रखा है। यानी कि पहले भी इसने यही बताया था 6.3%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपको बता दूं कि आरबीआई का जो अनुमान है मौजूदा वित्त वर्ष के लिए वो है 6.5%। तो दोनों आपको याद रखना है। फिर ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। आपको यहाँ पर बताना है कि आईसीसी द्वारा जारी किए गए पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक गान का शीर्षक क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का जो 13वां संस्करण है ये 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाला है। तो अभी 20 सितंबर को इसका ऑफिशियल एंथम जारी किया गया था यानी कि आधिकारिक गान, जिसका शीर्षक है दिल जश्न बोले, दिल जश्न बोले। और आपको बता दूं कि इस गीत में बॉलीवुड अभिनेता जो है रणवीर सिंह वो भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस गीत को प्रीतम ने संगीतबद्ध किया है यानी कि इसमें म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और इसको 2 लोगों ने लिखा है, एक तो श्लोक लाल और शाबेरी वर्मा। यहाँ पर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो है यह इसका 13वां संस्करण होगा जो कि 5 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर के बीच में भारत में आयोजित होने वाला है। तो इसका होस्ट है अपना भारत देश। ये ओडीआई फॉर्मेट का वर्ल्ड कप है जो कि भारत के अंदर 10 टीमों के बीच में खेला जाएगा। इसमें टोटल 48 मैच खेले जाएंगे और इसका ऑफिशियल एंथम है दिल जश्न बोले। फिर ये क्वेश्चन देखिए, ये अपॉइंटमेंट से है। आपको बताना है कि मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं रजनीश कुमार।
रजनीश कुमार जो हैं ये एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और इन्हीं को हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2023 का विषय क्या है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो दिन होता है ये रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को होता है और इसकी थीम रखी गई है मरीजों की आवाज बुलंद करें, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम लोग बोल सकते हैं एलिवेट द वॉइस ऑफ पेशेंट्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि 17 सितंबर 2023 को किस शहर का प्रतिष्ठित इंडिया क्लब स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो इंडिया क्लब जिसकी यहाँ पर बात हो रही है ये लंदन के अंदर स्थित था और ये आज़ादी के टाइम पर लंदन में भारतीय लोगों के ठहरने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन 17 सितंबर 2023 को इसको परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है, हमेशा के लिए इसको बंद कर दिया गया। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस यानी कि विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कौन से स्थान पर आयोजित किया गया? तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस यानी कि जो विश्व मसाला कांग्रेस है इसका 14वां संस्करण हाल ही में 15 से लेकर के 17 सितंबर के बीच में मुंबई के अंदर आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि पहले इसको फरवरी में आयोजित किया जाना था, इसी साल इसको फरवरी में होना था, लेकिन फिर इसको टाल दिया गया था और अभी सितंबर में इसका आयोजन किया गया है मुंबई के अंदर। इसकी थीम भी रखी गई थी जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी थीम है विजन 2030 स्पाइसेस। विजन 2030 स्पाइसेस। 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में नए संसद भवन के प्रांगण द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? तो अगले जो 3-4 क्वेश्चन हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है ताकि आप इसको एक ही बार में इजीली समझ जाएं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हाल ही में सरकार ने 18 से लेकर के 22 सितंबर तक संसद का एक विशेष सत्र बुलाया था और संसद के इस विशेष सत्र से जस्ट एक दिन पहले ही यानी कि 17 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा के सभापति भी हैं यानी कि जगदीप धनखड़, उन्होंने नए संसद भवन के प्रांगण द्वार पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये नए संसद भवन में पहला औपचारिक ध्वजारोहण था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि नई दिल्ली स्थित भारत की पुरानी संसद को अब से किस नाम से जाना जाएगा? तो नई दिल्ली में इंडियन पार्लियामेंट की जो पुरानी बिल्डिंग है उसको अब से संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। संविधान सदन, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसको बनाने के लिए संविधान सभा की जो बैठकें हैं वो इसी बिल्डिंग में हुई थी, इसी कारण से इसको नाम दिया गया है संविधान सदन। नई दिल्ली में स्थापित किए गए नई संसद भवन में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कब से शुरू हुई? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मोदी सरकार ने 18 से लेकर के 22 सितंबर तक संसद का एक विशेष सत्र बुलाया था। तो संसद के दोनों सदनों की जो कार्यवाही है वो 19 सितंबर से यानी कि अगले ही दिन 19 सितंबर को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी इस तरीके से। 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में पेश किए गए पहले संविधान संशोधन विधेयक का क्या नाम है? तो मोदी सरकार के द्वारा जो हाल ही में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था उसमें 19 सितंबर को कार्यवाही के पहले ही दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जिसका नाम था महिला आरक्षण विधेयक, जो कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। तो इस तरीके से नए संसद भवन में पेश किए गए पहले संविधान संशोधन विधेयक का नाम है महिला आरक्षण विधेयक 2023 या फिर इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है नारी शक्ति वंदन विधेयक। नारी शक्ति वंदन विधेयक। अब मैं आपको इसी बिल के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए अगला सवाल यही है कि महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में कितने % आरक्षण मिलेगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 19 सितंबर को नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले ही दिन लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, यानी कि जो महिला आरक्षण बिल है उसको पेश किया। ये जो बिल है ये अगले ही दिन यानी कि 20 सितंबर को लोकसभा के द्वारा पारित भी कर दिया गया और उसके अगले दिन यानी कि 21 सितंबर को इसको राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। अब ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनकी मंजूरी मिलते ही ये जो विधेयक है ये एक एक्ट बन जाएगा यानी कि कानून बन जाएगा। इस विधेयक में लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उन सभी में महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3
यानी कि 33% सीटें जो हैं वो आरक्षित की जाएंगी। यानी कि सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। जैसे लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में आप जानते हैं 543 सीटें हैं, तो उसमें से 1/3 यानी कि 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। पहले यह संख्या केवल 82 थी, लेकिन अब 181 सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इस तरीके से आने वाले समय में देश के अंदर कोई भी कानून बनाने में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, जो उनकी भागीदारी है, वो बढ़ने वाली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 33%। अब हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? तो हाल ही में भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों देशों के बीच में पहली बार एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। और ये जो अभ्यास हुआ है ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में आयोजित किया गया है। सवाल में पूछा गया है कि इसमें भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि INS सह्याद्री। इसमें भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया है। देन ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बताना है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2023 के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स की अनाउंसमेंट की है। ये जो पुरस्कार होता है ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया हो। तो इस बार एक्टर आयुष्मान खुराना जो हैं उनको टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स में एकमात्र भारतीय विजेता के रूप में चुना गया है। यानी कि ये जो अवार्ड होता है इसमें 100 लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। भारत की तरफ से सिर्फ एक ही विजेता है और उनका नाम है आयुष्मान खुराना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 9 सितंबर 2023 को गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाल किसने लॉन्च की? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं ये जल्द ही गोवा के अंदर शुरू होने वाले हैं। तो इसके लिए हाल ही में मसाल का शुभारंभ किया है गोवा के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 37वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान राज्य है गोवा राज्य, और यहाँ पर 25 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर के बीच में ये गेम्स खेले जाएंगे। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो टीमें हैं वो आएंगी। इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों की एक टीम भी इसमें शामिल होगी। इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखिए गेट सेट गोवा, ये इसका मोटो है। इसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है मोगा, जो कि एक इंडियन बिसोन है और ये गोवा की पहचान भी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन कहां पर किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि नई दिल्ली। दिल्ली का जो सफदरगंज एयरपोर्ट है उसकी बाउंड्री के अंदर ही भारत में विमानन क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए एक इंटीग्रेटेड कार्यालय परिसर बनाया गया है। यानी कि दिल्ली में ये जो उड़ान भवन नाम का एकीकृत कार्यालय परिसर बनाया गया है ये विमानन नियामकों के लिए है, जो कि विमानन क्षेत्र को रेगुलेट करेंगे। तो इससे देश भर के अंदर जो एविएशन रेगुलेटर अथॉरिटीज हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प मिलेगी। तो हाल ही में 18 सितंबर को भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इस उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। तो ये कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। देन इसके बाद अगला सवाल है 15 सितंबर 2023 को शुरू किया गया मत्स्य संपदा जागृति अभियान कितने महीने तक चलेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 6 महीने। तो मत्स्य संपदा जागृति अभियान जो है ये 6 महीने तक चलेगा। हाल ही में क्या हुआ था, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके कार्यान्वयन के 3 साल कंप्लीट हुए हैं, यानी कि 3 साल पहले उसको शुरू किया गया था। तो इस अवसर पर भारत के जो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने हाल ही में एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मत्स्य संपदा जागृति अभियान। तो इस अभियान के अंतर्गत क्या होगा, ये टोटल 6 महीने तक चलेगा यानी कि फरवरी 2024 तक। और इसमें लोगों को जो भारत की ये स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही में लोगों को सरकार की इससे रिलेटेड उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। तो ये अभियान 6 महीने तक चलेगा। फिर ये क्वेश्चन डेज एंड थीम से है। यहाँ पर आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरी दुनिया में हिंसा को कम करने और शांति को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल पीस डे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछे कि इसकी थीम क्या है, तो इस बार के इंटरनेशनल पीस डे की थीम रखी गई है एक्शंस फॉर पीस
आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। एक्शंस फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 18 सितंबर को भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन सजग कहां पर आयोजित किया गया। तो ऑपरेशन सजग, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, ये एक तटीय सुरक्षा अभ्यास था जो कि हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर आयोजित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय तटरक्षक बल की अगर हम बात करें तो इसको भारत के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा करने के मकसद से बनाया गया था। साल 1978 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। अगर आपसे पूछे कि इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है तो उनका नाम है राकेश पाल। राकेश पाल इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप 2023 कौन से स्थान पर आयोजित किया गया। तो शूटिंग का ये जो वर्ल्ड कप हाल ही में हुआ है ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर के अंदर आयोजित किया गया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो ब्राजील का रियो डी जेनेरियो शहर है यहीं पर 2024 के अंदर G21 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंदर ISSF विश्व कप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो शूटिंग का ये जो वर्ल्ड कप हुआ है हाल ही में रियो डी जेनेरियो के अंदर, इसमें भारत ने सिर्फ 2 मेडल जीते हैं, जिनमें से एक गोल्ड मेडल है और दूसरा सिल्वर मेडल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक गोल्ड और एक सिल्वर। यहाँ पर आप देख सकते हैं रियो डी जेनेरियो में जो आयोजित किया गया ISSF वर्ल्ड कप है, इसमें भारत ने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता है। इसमें गोल्ड मेडल भारत को महिला निशानेबाज एला वेनिल वलारिवन ने दिलाया है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, जबकि जो सिल्वर मेडल है इसको 19 साल की भारतीय शूटर निश्चल ने जीता है। इन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के अंदर जीता है। तो इस चैंपियनशिप के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। अब आगे देखते हैं। देन ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है। आपको बताना है कि टाटा स्टील ने MD और CEO के रूप में निम्न में से किसे 5 साल के लिए फिर से अपॉइंट किया है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है क्योंकि आप जानते हैं टाटा स्टील के वर्तमान MD और CEO हैं TV नरेंद्रन। तो इन्हीं को हाल ही में 5 साल के लिए एक बार फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, TV नरेंद्रन। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर एक अत्याधुनिक बस विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए अशोक लीलैंड कितना निवेश करेगी। तो अशोक लीलैंड के बारे में आपको पता होगा, ये एक वाहन निर्माता कंपनी है जो कि हिंदुजा ग्रुप के अंदर आती है। तो हाल ही में अशोक लीलैंड ने अनाउंस किया है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक अत्याधुनिक बस विनिर्माण सुविधा बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए राज्य में निवेश करेंगे। यानी कि यहाँ पर एक बस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी अशोक लीलैंड के द्वारा, जिसमें 1000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दूं कि शुरुआत में इस बस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हर साल 2500 बसों का उत्पादन करने की क्षमता होगी। तो आपको याद रखना है अशोक लीलैंड 1000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC ने किस बैंक के सहयोग से स्किल्स ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इंडसइंड बैंक। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इंडसइंड बैंक के साथ में मिलकर के स्किल्स ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें जो बसें रवाना की गई है इनमें स्किल ट्रेनिंग के लिए सभी जरूरी चीजें होंगी, जिससे जो बसें हैं ये गांव-गांव जाएंगी और वहां पर ग्रामीण युवाओं को स्किल ट्रेनिंग प्रदान करेंगी। इस इनिशिएटिव का मेन मकसद ये है कि जो भारत के ग्रामीण युवा हैं उनमें रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना और उनको रोजगार के लिए तैयार करना। यहाँ पर आपको बता दूं कि इसके तहत अगले 5 सालों में 60,000 युवाओं को, देश भर में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछें कि इसका शुभारंभ किसने किया है तो इसको 2 लोगों ने मिलकर के शुरू किया है। एक तो भारत के जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं, और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं यानी कि ओम बिरला, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इस पहल का शुभारंभ किया है स्किल्स ऑन व्हील्स। तो आपको याद रखना है कि इसको इंडसइंड बैंक के साथ में मिलकर के NSDC ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया है। तो ई भूमि पोर्टल को हाल ही में हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने हाल ही में इस ई भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है।
इस पोर्टल को बनाने का मेन मकसद यही है कि हरियाणा सरकार के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। यानी कि भूमि मालिकों की सहमति से जो राज्य सरकार की परियोजना है उसके लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ही ये पोर्टल डेवलप किया गया है, ई भूमि पोर्टल हरियाणा। फिर अगला सवाल है, ये भी डेज एंड थीम से है। आपको बताना है कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो अल्जाइमर बीमारी है ये ब्रेन से जुड़ी एक बीमारी है और इसमें याददाश्त और सोचने की क्षमता काफी कम हो जाती है। तो इस अल्जाइमर रोग की रोकथाम और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। यानी कि जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस होता है उसी दिन विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार के वर्ल्ड अल्जाइमर डे की थीम रखी गई है, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। देन इसके बाद अगला सवाल है, बीसीसीआई ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीजन के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने 2023 से लेकर के 2026 तक के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीजन के लिए एसबीआई लाइफ जो कंपनी है उसको अपना आधिकारिक भागीदार यानी कि ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ जो है ये भारत की एक प्रमुख जीवन बीमा कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के अंदर है। अगर हम बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई आप जानते हैं भारत का एक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, यानी कि भारत में क्रिकेट को नियंत्रित करने वाली ये संस्था है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर ही है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम आपको जरूर याद रखना है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता है। तो 2023 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जो है ये इस साल की 15वीं फार्मूला 1 रेस थी जिसको कार्लोस सैन जूनियर ने जीत लिया है। कार्लोस सैन जूनियर जो है ये स्पेन के एक ड्राइवर हैं जो कि फेरारी के लिए फार्मूला 1 में कम्पीट करते हैं। तो इन्होंने इस बार की सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीत लिया है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक 2023 में जो भी फार्मूला 1 रेस हुई है उन सभी के विजेताओं के नाम लिख दिए हैं। इसमें आपको ये सारे नहीं याद रखने हैं, इसमें आपको सिर्फ 3 रेस के बारे में याद रखना है क्योंकि बाकी 12 रेस को एक ही खिलाड़ी ने जीता है जिनका नाम है मैक्स वर्स्तापन। तो जो 3 रेस आपको याद रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें से 2 को तो एक ही व्यक्ति ने जीता है, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। इन दोनों को सर्जियो पेरेज ने जीता है और जो अभी सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स हुई है उसको जीता है कार्लोस सैन जूनियर ने। कार्लोस सैन जूनियर। फिर इसके अलावा आपसे कोई भी रेस पूछा जाए आपको सीधे मार करना है मैक्स वर्स्तापन, क्योंकि आप देख सकते हैं बाकी सारी रेसेस को मैक्स वर्स्तापन ने ही जीता है। तो ऐसे ही आपको इसको याद रखना है और ये इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आसियान देशों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX-01N कहाँ पर आयोजित किया गया। तो आसियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है इसके मेंबर कंट्रीज ने हाल ही में पहली बार एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है जिसका नाम है ASEX-01N। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब है आसियान सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज नाटूना। यहाँ पर 01 का मतलब है कि ये इसका पहला संस्करण है और नाटूना इसलिए क्योंकि ये नाटूना आइलैंड के आसपास आयोजित किया गया था। वहां पर जो दक्षिण नाटूना सागर है इंडोनेशिया में, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो इंडोनेशिया का नाटूना द्वीप है उसको लेकर के चीन और इंडोनेशिया के बीच में डिस्प्यूट है और यहीं पर यह अभ्यास हाल ही में हुआ है। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि इसमें आसियान कंट्रीज के अलावा तिमोर लेस्ते ने भी पार्टिसिपेट किया था। तिमोर लेस्ते को ही ईस्ट तिमोर भी बोला जाता है और ये आसियान का संभावित मेंबर कंट्री है, यानी कि ये अगला जो मेंबर कंट्री है आसियान का 11वां मेंबर कंट्री यही बनेगा। अब आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उधमपुर रेलवे स्टेशन। जम्मू कश्मीर में जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम हाल ही में बदल करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि कैप्टन तुषार महाजन जो हैं ये भारतीय सेना के एक अधिकारी थे जो कि साल 2016 के अंदर एक आतंकवादी हमले में अपने साथी सैनिकों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। तो इन्हीं के नाम पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब रखा गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन।
फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो स्किल के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई, युवाओं को किस तरीके से स्किल दी जा सकती है और उनको भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है, इस बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। तो हाल ही में जो 14th ग्लोबल स्किल समिट हुई है, ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। यहाँ पर आपको बता दूं कि इसका आयोजन किया था फिक्की ने। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की ने इसको नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया था। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं। इसकी थीम रखी गई थी बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ क्रिएटिंग फ्यूचर। बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ क्रिएटिंग फ्यूचर। फिर ये क्वेश्चन रेलवे से है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि रेलवे बोर्ड ने रेल दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता राशि 50,000 रुपए से बढ़ा करके कितनी कर दी है। तो हाल ही में भारत के रेलवे बोर्ड ने रेल दुर्घटना से जुड़ी जो सहायता राशि दी जाती है उसमें 10 गुना वृद्धि की है, यानी कि 10 टाइम्स कर दिया है। तो इसमें अभी तक क्या होता था, अगर ट्रेन हादसे में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती थी तो उसको अभी तक सहायता राशि के रूप में 50,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसको 10 गुना करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 5 लाख रुपए। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट आ जाती है तो उस मामले में उसको 25,000 रुपए मिलते थे, अब उसको बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। और मामूली चोट की स्थिति में 5,000 की बजाय अब 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और ये जो सारे बदलाव हैं ये 18 सितंबर 2023 से लागू भी हो चुके हैं। यहाँ पर रेलवे बोर्ड की बात हुई है तो आपको बता दूं कि रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ हैं उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा कुछ दिनों पहले ही अपॉइंट हुई थी और ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में जो कम वेतन दिया जाता है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस होता है। क्योंकि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, पुरुष और महिला के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी बारे में यह दिवस बात करता है और 18 सितंबर को यह हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 26 जनवरी 2024 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में किसे आमंत्रित किया गया है। इसका सही उत्तर है जो बाइडेन। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनको अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले 2015 के अंदर वहाँ उस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, वो आए थे एज ए चीफ गेस्ट और वो पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और अब 2024 के लिए वर्तमान जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनको इनवाइट किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब इसी वीडियो पर आधारित मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में कितने % आरक्षण मिलेगा। और दूसरा सवाल है कि नई दिल्ली स्थित भारत की पुरानी संसद को अब से किस नाम से जाना जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताने हैं। साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो फीडबैक आपको जरूर देना है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने आज की इस वीडियो के अंदर सितंबर महीने के 3rd वीक से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर दिया है, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप उसको देखते ही कर पाएं। इसके बाद आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस चैनल की कोई वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से बहुत ही कम समय में करंट अफेयर्स के कंप्लीट पोर्शन को तैयार कर सकते हैं और एग्जाम में करंट अफेयर सेक्शन में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से सितंबर की 4th वीक की वीडियो के अंदर जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।